हेलो क्लास +1। आज हम करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में से केमिकल इक्वेशन। तो होती क्या है केमिकल इक्वेशन, इसको पहले समझते हैं। आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये क्या है केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने क्या कार्बन लिखा या कार्बन डाई ऑक्साइड ऐसे लिखा, कुछ नहीं। मेरा टाइम सेव हो गया, लिखना इजी हो गया क्योंकि मैंने यूज किए सिंबल एंड फार्मूला। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी केमिकल चेंज व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ सिंबल एंड फार्मूला दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अगेन आई रेफर ब्रीफ representation of a chemical change by use of, क्या यूज किया हमने, सिंबल्स एंड फार्मूला। इसे हम क्या नाम देते हैं, लाइक द केमिकल इक्वेशन। असेंशियल फॉर ए केमिकल इक्वेशन, क्या क्या कंपल्सरी कंडीशन है फॉर अ केमिकल इक्वेशन। असेंशियल मीन्स कंपल्सरी कंडीशन। तो फर्स्ट कंपल्सरी कंडीशन होती है इट शुड बी बैलेंस्ड। C1 O2 O2। तो ये दोनों तरफ क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। नंबर 2 इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू। मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते जाएं और बैलेंस कर दें। मैंने लिख दिया कि लेट्स सपोज C+H+O फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। यहाँ पर लेट 4 लगा दिया, ये 1 और ये बन गया। अगर लेबोरेटरी में इस तरह से किया जाए तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको आप अगर लिख भी रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो, तो इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली लेवल के ऊपर सही नहीं है। आप इसको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकते, तो केमिकल इक्वेशन इसको नहीं माना जाएगा। केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि आप जो भी लिख रहे हो उसे एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर प्रूव कर सको। थर्ड इज इट शुड बी बैलेंस्ड। सॉरी, बैलेंस तो हम कर चुके हैं, तो क्या रहेगा, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मीन्स आपको पता है जो गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती। नोबल गैसेस पाई जाती हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जितनी भी गैसेस है लाइक द O2, H2, N2, Cl2, Br2, सभी के साथ क्या आ रहा है, साथ में 2। Why? Because they are molecular। तो जहां पर भी O यूज करना है, क्या लिखना है, O2। ऐसा नहीं है कि इस तरफ कंपाउंड में भी O2 आए। लेट C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO, बैलेंस कर दिया मैंने। तो आई एम सेइंग जब ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, O2, H2, N2, Cl2। तो गैसेस को नॉर्मली किस तरह से लिखते हैं, इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, और रिएक्शन में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही शो होनी चाहिए। तो ये है हमारे पास 3 एसेंशियल्स। 1 इज इट शुड बी बैलेंस्ड, सेकेंड इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू, एंड थर्ड इट शुड बी मॉलिक्यूलर। उसके बाद है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो हम अब चेक करेंगे।
first information that qualitative and second is quantitative. क्वालिटेटिव कहाँ से लिया है शब्द क्वालिटी. इट मीन्स लेट सपोज मैंने फोन खरीदना है. आई सेड मुझे एप्पल का चाहिए. आई नीड सैमसंग, आई नीड रेडमी. तो आप क्या रेफर कर रहे हो, नाम बोल रहे हो. उसी तरह से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स वी गेट या वी कम टू नो नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम पता चलते हैं. क्वांटिटेटिव में बहुत कुछ हमें पता चलता है. किस तरह से क्वांटिटेटिव टेल अस नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. रिएक्शन में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी नंबर, उनकी संख्या हमें पता चलती है. तो यहाँ पर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. तो हमें उसका क्या पता चलता है, नंबर. We come to know number of moles of reactant and product. हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स भी पता चलते हैं. मोल्स क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स आपके पास इससे पहले लिखी होती है. तो इसमें कार्बन का 1 मोल, O2 का 1 मोल, CO2 का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है. अगर मैं रिएक्शन लिख दूं H2O2 H2O, तो आपको पता है आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगाया. सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. सो 2 मोल ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ 2 मोल ऑफ H2 and 1 mole of O2. Like this we get the number of moles participate in the reaction. Third point कि हमें पता चलता है how much mass is used in the reaction. कितना मास रिएक्शन में यूज हो रहा है. तो थोड़ा सा मैं यहाँ से एसेंशियल्स को रब कर रही हूं. आपने नोट कर ही लिया होगा इसको. तो थर्ड पॉइंट हम रेफर कर रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. देखो जो मास होता है वो आपको मैंने एक मेथड भी दिया था मेरी एक वीडियो में. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफर भी कर दूंगी, जिसके द्वारा आप फर्स्ट 20 के मास इजीली याद कर सकते हो. तो कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में कैसे नॉलेज होती है, हमें सिंबल और फॉर्मूला पता चल गई. तो जैसे कि कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास हियर इज O2 प्रेजेंट है, सो 32 ग्राम्स, एंड CO2 का इन दोनों को सम अप करके आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम्स. तो हमारे पास भी कोई सिंबल एंड फार्मूला दे दिया गया है, तो हम मास का पता कर सकते हैं. एज वेल एज आपके पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रेफर कर दिया जाएगा कि लेट इसका 4 ग्राम है, तो बताओ CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी. तो बाय दिस वन कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो कि 4 ग्राम के लिए हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस, दैट इज 44/12 इंटू 4. तो इजीली आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो. तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड आउट मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. फोर्थ पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. Here they are referring कि we can come to know about the
वॉल्यूम, वॉल्यूम टर्म मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द गैसेस। तो वी कैन नो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास ऊपर वाला ही रिएक्शन ले रही हैं तो यहाँ पर C+O2 CO2 है। आपको पता है ये सॉलिड है, ये गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो एट STP वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो हमें पता चल जाएगा कि गैस का कितना वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हुआ है। सो दीज आर द सिंपल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन को देखते साथ ही मिल जाती हैं। पर और भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। ये तो शुरू में जब हमारे पास केमिकल इक्वेशन सिंपल तरीके से दी गई वो इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा क्या हो सकता था जिसको हम इसकी लिमिटेशन की फॉर्म में याद करेंगे? तो अब हम करते हैं लिमिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट। भी इस तरह केमिकल इक्वेशन लिखने में क्या कमी है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, जिसमें हमारे पास पहली लिमिटेशन क्या दी गई है? दैट फिजिकल स्टेट। अब मैंने जैसे यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन लिखी है, वी डोंट नो कि कार्बन सॉलिड है या लिक्विड, O2 सॉलिड है या लिक्विड, या समटाइम्स वाटर जो फॉर्म होता है वो किसी में लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होता है, किसी में सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है और किसी में गैसियस फॉर्म में। आपको पता है वाटर की तीनों फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो रिएक्शन में अगर नहीं दिया गया कि फिजिकल स्टेट कौन सी यूज करनी है तो वी विल गेट कंफ्यूज, है ना। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट? इम्प्रूवमेंट का तरीका क्या है? लाइक दिस वन, कि अगर सॉलिड है तो S सिंबल पुट कर दो, लिक्विड है तो L, गैसेस है तो G, और एक और इम्पोर्टेंट होता है जिसमें आप रेफर करते हो कि वो सोल्यूशन फॉर्म में है, उसको पानी में घोला हुआ है, तो उसके लिए एक्वस, तो AQ टर्म को यूज करना है। सेकेंड इज कंसंट्रेशन। हमारे पास नॉर्मली जो एसिड या बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो या दूसरे जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, सिमिलरली विद द बेस। तो रिएक्शन में हमारे पास सिंपली रेफर कर दिया कि दिस इज HCl। अब इसकी कंसंट्रेशन हाई है या लो है वो हमारे पास मेंशन नहीं की गई, तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। वो इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन से मिलनी चाहिए, तो उसका भी हमारे पास तरीका दिया गया। हमने क्या करना होगा उसमें? अप्लाई द टर्म फॉर हाई अमाउंट ऑफ एसिड और बेस कंसंट्रेशन, ये हम एसिड या बेस के साथ में लिख देंगे। एंड डाइल्यूट के लिए DIL। ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट कर लिया आप। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के लिए हम ये दो टर्म्स यूज करते हैं। आपकी मर्जी है, आप इसको ब्रैकेट में जो नाम रेफर कर रहे हैं HCl उसके साथ ब्रैकेट में इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। अब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है कि लेट्स C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2, मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, तो CO2 तो बनेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज देयर इज नीड ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर उसको हीटिंग इफेक्ट दिया जा रहा है ना, तभी ये बनेगा। लेकिन जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी मैंने तो सिंपली इस तरह से शो किया था, तो वो किस तरह से रेफर कर सकता है कि रिएक्शन हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो हमने क्या करना है कि जो टेम्परेचर है जितना भी उस रिएक्शन में चाहिए, प्रेशर या एनी कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। द कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच एनहांस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देती है विदाउट यूटिलाइजेशन इन द रिएक्शन। वो अपने आप को रिएक्शन में यूज अप नहीं करवाती, सिर्फ क्या करती है, रिएक्शन को तेज किया और एज सच बाहर निकल गई। जैसे मान लेते हैं अ कप ऑफ टी है, उसमें मैंने शुगर को मिक्स करना था। अब मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर इसमें डाला एंड आई एम वेटिंग कि ये अपने आप इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, तो दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर इसी स्पून को मैंने इसमें घुमाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टीरिंग एक्शन ऑफ द स्पून शुगर जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो डिसॉल्विंग का रिएक्शन बिकम फास्ट बिकॉज ऑफ स्पून। तो क्या स्पून इसमें खुद डिसॉल्व हुआ? नहीं, उसने क्या किया, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया और एज सच बाहर निकल गया। वैसे ही हमारा होता है कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ यूजिंग इन देम। तो ये अपनी याद रखना है। तो बेटा हमने क्या करना है कि हमारे पास इसमें कोई टेम्परेचर, प्रेशर कुछ नहीं दिखाया होता, तो किस तरह से दिखा सकते हैं, एरो के ऊपर आप टेम्परेचर, प्रेशर या लाइट अप्लाई हुई है, सनलाइट जैसे फोटोसिंथेसिस में हुई है, या कैटलिस्ट को यूज किया गया है जैसे अमोनिया के रिएक्शन में आयरन को यूज करते हैं, तो आप वेदर एरो के ऊपर, अगर थोड़ी चीजें हैं तो सिर्फ एरो का ऊपर वाला हिस्सा ही आप यूज कर लो, अगर ज्यादा डिटेल देनी है तो एरो के नीचे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फोर्थ इज हीट चेंज। तो हीट आपको पता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट यूज अप होती है ना, ये दो तरह के रिएक्शन। तो वो इक्वेशन में दिखाई नहीं होती। अब यही रिएक्शन ले लेते हैं, इसमें क्या है, हीट रिलीज हो रही होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 393.5 किलोजूल पर मोल इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो आप इसके साथ प्लस का साइन डाल के क्यों पुट कर दो कि हीट रिलीज हो रही है। अगर एंडोथर्मिक हुआ, वेदर ए टू बी हमारा रिएक्शन है लेटर, तो आप रिएक्टेंट के साथ क्यों पुट कर देना कि ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट यूज हुई है, इसमें हीट रिलीज हुई है। क्वाइट सिंपल। अगर ये इस तरह से क्यों नहीं लिखना, तो आप अपने फर्दर एक लेसन है थर्मोडायनेमिक, उसमें एक मेथड करोगे जिसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। यहां पर डेल्टा एच लिख देते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी टर्म के लिए यूज किया जाता है। आप एक बार माइंड में हीट रख लो, है ना। तो डेल्टा एच के साथ अगर आपने माइनस में कुछ भी वैल्यू दी तो दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, और अगर प्लस में वैल्यू दी तो एंडोथर्मिक। तो ये भी तरीका विद द केमिकल इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा भी होते हैं कुछ पॉइंट्स, तो एक फिफ्थ पॉइंट रेफर कर रही हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मीन्स क्या होता है, प्रेसिपिटेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। दो टर्म हम ले रही हैं, इसको कैसे दिखाएं। तो पहले एक बार समझ लो कि किस तरह से शो करना होता है। अगर पीपीटी बन रही है तो उसके साथ डाउनवर्ड एरो, अगर गैस एवॉल्व हो रही है तो उसके साथ अपवर्ड एरो। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस HCl, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस H2, हियर इज 2, ठीक। अब यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड बन गया। आपके पास जो H2 है वो क्या है, गैस,
और गैस रिएक्शन से बाहर निकल रही है तो साथ में क्या डाल दो, अपवर्ड एरो, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ गैस। इसी तरह से प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट पहले होते क्या हैं, जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, दो या दो से ज्यादा, और उससे एज ए रिजल्ट कोई सॉलिड ऑब्टेन हो, कुछ सॉलिड ऑब्टेन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। लेट हमने मिल्क लिया, उसमें सिट्रिक एसिड मतलब लेमन को डाल दिया, क्या होगा रिजल्ट कि आपके पास दूध फट जाएगा और उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे, बनते होते हैं ना। इसी तरह से साबुन वो लिया, उसको हमने हार्ड वाटर में डिसॉल्व किया, तो जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें आपको पता है हार्ड वाटर में साबुन पूरी तरह से नहीं घुलती, तो उसमें कुछ छिद्दियां जिसको रेफर करते हैं, मतलब साबुन पूरी तरह से नहीं घुलती और कुछ हार्ड साबुन से ही बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। वो जो हमारे पास उस समय जो प्रेसिपिटेट बने हैं, दैट इज C17H35COO, इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम लग जाता है, तो ये चीज बाहर निकलती है उसमें, तो ये भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टर्म क्या रेफर कर रहे हैं कि जब दो लिक्विड को मिक्स करें और सॉलिड बन जाता है उसे क्या कहते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी रिएक्शन में, जैसे उस रिएक्शन में ये चीज फॉर्म होगी, तो प्रेसिपिटेट के साथ हमने क्या डाल देना है, डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो मीन्स क्या है कि वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगी। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, वैसे बहुत कम यूज किया जाता है, वेदर स्लो और फास्ट, मॉडरेट को हम नहीं रेफर कर रहे यहाँ पर। तो जो रिएक्शन स्लो है उनके साथ स्लो पुट कर देना, जो फास्ट है उनके साथ फास्ट पुट कर देना, ताकि पता चल जाए आरामदारी से कि रिएक्शन स्लो है या फिर फास्ट है। इस तरह से ब्रैकेट में हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.7 लिमिटेशन और उसका इम्प्रूवमेंट, उसमें हम क्या रेफर कर रहे हैं, दैट नेचर ऑफ रिएक्शन। नाउ नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन आपको पता है दो तरह के होते हैं, वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बैक प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जैसे हम नॉर्मली शो करते हैं, सिंगल एरो जा रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है वो तो आपको पता ही है, और रिवर्सिबल हुआ तो आपने क्या लिखना है, लाइक दिस वन। जैसे लेट सपोज N2+3H2 फॉर्मेशन ऑफ 2NH3, ये हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें मैंने पूरा एरो नहीं यूज करना, 2 हाफ हेडेड एरो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव अ बेटर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से आप बेटर बना सकते हो। तो क्या क्या सीखा, दोबारा से देख लो कि केमिकल इक्वेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, क्या उससे नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और किस तरह से आप उसमें जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।